हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो सभी विश्वविद्यालयों के लिए, क्योंकि जो बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीए बीएड फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो ये वीडियो है, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कौन सा है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। ये चाहे आप एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी है, या कोटा विश्वविद्यालय, या एमडीएसयू अजमेर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर है उन सब के उत्तर आपके लिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक करेंगे तो सभी दोस्तों की हेल्प होगी आपसे। ठीक है, तो सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। सबसे पहला प्रश्न है, मनु के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों की विशेषताओं का वर्णन करो। दोस्तों, मनुस्मृति प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे मनु द्वारा रचित माना जाता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था, राजनीति, धर्म, कानून एवं आचार विचार से संबंधित अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। मनु के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो मनु है वो क्या करते हैं? वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। दोस्तों, मनु ने समाज को 4 वर्णों, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में बांटा। ये वर्गीकरण जन्म पर आधारित था। दोस्तों, जो मनु के द्वारा वर्गीकरण किया गया था वो जन्म के आधार पर था, न कि कर्म के आधार पर। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? शिक्षा, यज्ञ, वेदाध्ययन, जबकि क्षत्रिय का था शासन, युद्ध, सुरक्षा। और तीसरा था वैश्य, कृषि, व्यापार, पशुपालन। और चौथा आता है शूद्र, जिसका काम क्या था? सेवा कार्य। फिर दोस्तों, इसके अंदर स्त्री शिक्षा का वर्णन हुआ है। तो मनु ने स्त्रियों को सम्मान देने की बात कही, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी। इन्होंने स्त्रियां पिता, पति और पुत्र के अधीन रहने वाली मानी गई है। उन्हें शिक्षा और धर्म शास्त्रों में सीमित अधिकार दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट आता है राजा और राज्य की अवधारणा। तो राजा और राज्य की अवधारणा किस प्रकार है कि मनु के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा, धर्म की स्थापना और न्याय देना होता है। मनु क्या कहते हैं कि जो राजा का कर्तव्य है वो प्रजा की रक्षा करना है। प्रजा यानी जनता, उनकी रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और न्याय देना है। दंड नीति, सजा देने की नीति को राज्य व्यवस्था का मूल आधार माना गया है। दोस्तों, चौथा पॉइंट आता है धर्म और राजनीति का संबंध। तो कैसा है इस प्रकार? तो मनु के अनुसार राजनीति धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। यानी जो राजा होता है, शासक होता है, क्राउन होता है, उसको क्या करना चाहिए? शासन धर्म के अनुसार करना चाहिए। राजा को राजनीति है वो, शासन है वो, धर्म के अनुसार जोड़ना चाहिए। धर्म शास्त्र को राज्य संचालन का सर्वोच्च मार्गदर्शक माना गया है। दोस्तों, 5वां पॉइंट क्या है? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मनु ने दंड और न्याय व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। मनु ने दंड और न्याय व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। झूठ बोलने, चोरी करने, हत्या आदि के लिए कठोर दंड का प्रावधान इसके अंदर बताया गया है। ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की तुलना में अधिक संरक्षण मिला, ये भी न्याय व्यवस्था के अंदर आता है। छोटा पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर कि व्यक्तिगत कर्तव्य और आचार। तो मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन के 4 आश्रम बताए। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम का वर्णन भी मनु के द्वारा मनुस्मृति में किया गया है। नैतिकता, संयम, सत्य, अहिंसा जैसे गुणों का महत्व भी मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फिर दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है प्रश्न का? तो मनु के सामाजिक और राजनीतिक विचार तत्कालिक समय में सामाजिक अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रभावी रहे, परंतु आज के लोकतांत्रिक और समानता आधारित समाज में उनके विचारों की आलोचना भी होती है, विशेषकर जातिवाद और स्त्री अधिकारों को लेकर। फिर भी उनका ग्रंथ भारत के प्राचीन सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दोस्तों, कुछ एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर हो गए और कुछ एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो जिनके एग्जाम अभी शुरू होने वाले हैं, जिनके जैसे मान लो कि हिस्ट्री का पेपर हो गया या नहीं होने वाला है, तो उसके भी वीडियो लगा रखें, या कुछ वीडियो अपलोड आपके लिए हो जाएंगे। तो आप सभी देखते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य एवं राज्य की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार से बनाए गए ताकि सारा सिलेबस पाठ्यक्रम वो आपका कवर हो,
तो आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़े, इस प्रश्नों के आधार पर आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कौटिल्य का है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अब छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन और कूटनीति का विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें राज्य की अवधारणा, उसके अंगों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, कौटिल्य का राज्य दर्शन व्यवहारिक, यथार्थवादी और लोक कल्याणकारी माना जाता है। फिर कौटिल्य के अंदर राज्य की परिभाषा किस प्रकार दी कौटिल्य ने, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य एक जीवंत संस्था है। राज्य क्या है? एक जीवंत संस्था है जिसकी रक्षा, समृद्धि और व्यवस्था सुनिश्चित करना राजा और शासन का कर्तव्य माना गया है। उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, जो कौटिल्य है उसके द्वारा राज्य के 7 अंग बताए जिसको क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। वह क्या है सप्तांग सिद्धांत? तो राज्य के 7 अंग है। पहला होता है स्वामी यानी राजा, राज्य का प्रमुख, नीति का ज्ञाता और प्रजा का रक्षक कौन माना गया है? राजा माना गया है। यानी जो राजा का प्रमुख होता है, राज्य का नीति का ज्ञाता होता है अर्थात प्रजा का रक्षक होता है, वह होता है स्वामी। दूसरा पॉइंट आता है अमात्य या मंत्री। दोस्तों, नीति निर्माण और प्रशासन के कुशल संचालक अमात्य या मंत्री होते हैं। तीसरा पॉइंट है जनपद, प्रजा और भूभाग राज्य की आधारशिला है। चौथा पॉइंट है दुर्ग या किले, तो सुरक्षा एवं सुरक्षा का साधन भी दुर्ग या किले के अंदर बताए जाते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कोष या धन। दोस्तों, आर्थिक शक्ति जिससे राज्य संचालन और युद्ध संभव हो सके वो होता है कोष या धन। छठा पॉइंट है दंड और सेना और न्याय। दोस्तों, शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का माध्यम भी दंड या के आधार पर माना जाता है। सातवां पॉइंट जो सप्तांग का अधिक सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत है, वो होता है मित्र राज्य। सहयोगी राज्य को संकट में सहायक होता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई राज्य का संकट आ रहा है, जैसे राष्ट्रों के अंदर बात करें या राज्यों में बात करें, तो संकट के पहले सबसे नजदीक आपका राज्य होता है या मित्र राष्ट्र होता है, वो आपके काम आता है। फिर बात करते हैं राज्य की भूमिका। तो राज्य की भूमिका क्या है? इसके अंदर पहला पॉइंट है रक्षणात्मक भूमिका। तो राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं को सुरक्षा करना। दूसरा पॉइंट है न्यायिक भूमिका, यानी विधि और न्याय का पालन करवाना, अपराधियों को दंड देना, निर्दोष की रक्षा करना, ये सब न्यायिक भूमिका के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक भूमिका, यानी कृषि, व्यापार, उद्योग आदि का विकास करना, कर प्रणाली के माध्यम से कोष को समृद्ध बनाना, यानी जो कर यानी टैक्स जो लगान वसूली होती है उसके आधार पर कोष को समृद्ध बनाना, ताकि साम्राज्य के लिए, जनता के लिए वापस उसको लागू किया जा सके। चौथा पॉइंट क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य करना, ऐसा कार्य करें ताकि जो आम जनता है, प्रजा है, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति आदि क्षेत्रों में जनता का कल्याण करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो गुण हैं आज के, यानी जो कौटिल्य के द्वारा बताए गए न्याय के हर प्रकार से, वे आज के लिए भी लागू होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ऐसा होना चाहिए राजा जिसके अंदर शिक्षा देने की, स्वास्थ्य की, सिंचाई की हर प्रकार की व्यवस्था हमें लागू करनी पड़े। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? 5 नंबर पॉइंट है प्रशासनिक भूमिका। तो प्रशासनिक भूमिका कैसे? योग्य मंत्री बनाए, अधिकारियों एवं जासूसी प्रणाली के माध्यम से शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इसका कार्य माना गया है। छठा पॉइंट है राजनयिक भूमिका, यानी दोस्तों पड़ोसी राज्यों से मित्रता या कूटनीति चालें चलकर अपने राज्य को सुरक्षित व शक्तिशाली बनाना महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर इसका निष्कर्ष क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक सशक्त, अनुशासित और न्यायप्रिय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार राज्य न केवल शासन करने का साधन है, बल्कि वे प्रजा के सुख, सुरक्षा और समृद्धि का संरक्षक भी माना जाता है। राजा को प्रजा सुखे सुखम राज्यम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। यानी राजा के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो प्रजा का सुख होता है वही राजा का सुख है। इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। कौटिल्य की कितनी अच्छी बात कही है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य, राज्य कहते हैं राजा को, प्रजा कहते हैं जनता को। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजा राममोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे बड़े वाले और लघुत्तरात्मक प्रश्न आने के बिल्कुल एकदम 100% आपके चांस है, यहीं से प्रश्न आएगा। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर, तो राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के अग्रणी समाज सुधारकों में से एक थे। तो उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज को अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए व्यापक प्रयास किए।
उनके धार्मिक एवं सामाजिक सुधार संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है धार्मिक सुधार संबंधी, यानी जो राजा राममोहन राय है उनके द्वारा धार्मिक सुधार क्या किए गए, उन्होंने क्या सुधार किए, कौन से मत चलाए या उनका क्या कहना था। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर एकेश्वरवाद, यानी जो राजा राममोहन राय है वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की जो एकेश्वरवाद पर आधारित था। वे बहुदेववाद को और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और दूसरा पॉइंट है ईश्वर की उपासना में साधारणता। उन्होंने दिखावे, कर्मकांड और अंधविश्वास के स्थान पर सरल, नैतिक और आंतरिक श्रद्धा पर बल दिया। राजा राममोहन राय क्या कहते हैं कि ये जो दिखावा है, कर्मकांड है, अंधविश्वास है, उसको बिल्कुल क्या करते हैं, ये विरोधी है मूर्ति पूजा के। वो केवल आंतरिक जो परमात्मा की आवाज है उनको सुनते हैं, नैतिक और आंतरिक श्रद्धा पर बल देते हैं। तीसरा पॉइंट है वेदों और उपनिषदों की ओर लौटना। ये कहते हैं वेदों की ओर लौटो। वेद ही हमें क्या बताते हैं कि वे वेद और उपनिषदों में वर्णित ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं। राजा राममोहन राय कहते हैं कि जो ये अंधविश्वास है, ये सब दिखावा है, बल्कि जो वेद और उपनिषदों के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च है। और धार्मिक ग्रंथों की मूल्यों की सामाजिक वैज्ञानिक व्याख्या करते माने जाते हैं। चौथा पॉइंट है सभी धर्मों का सम्मान करना। जो राजा राममोहन राय है चौथा पॉइंट यही बताते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान कैसे, तो वे धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने कुरान, बाइबल और वेदों का तुलनात्मक अध्ययन किया, सब में अच्छाइयों का स्वीकार किया। यानी राजा राममोहन राय कहते हैं कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, चाहे वे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म है, सब धर्म समान है। बल्कि हमें उनके अंदर अच्छाइयाँ देनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में कौन सी काम आती है। इसलिए उन्होंने सबका तुलनात्मक अध्ययन किया और अपनी अच्छाइयों को स्वीकार किया था। फिर दूसरा पॉइंट था सामाजिक सुधार संबंधी विचार। तो राजा राममोहन राय सामाजिक संबंधी सुधार कौन कौन से, पहला आता है सती प्रथा का विरोध। तो सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को अमानवीय और क्रूर परंपरा माना। उनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया था। दूसरा पॉइंट क्या है, बाल विवाह और बहुविवाह के विरोध थे। जो राजा राममोहन राय है वो बाल विवाह और बहुविवाह के विरोध हैं। तो उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों की दशा सुधारने पर बल दिया था। तीसरा पॉइंट था स्त्री शिक्षा के, नारी शिक्षा के समर्थक थे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये भी समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया और स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के पक्षधर माने जाते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट क्या है, जातिवाद के विरोधी। यही क्या है, जातिवाद के विरोधी। उन्होंने ऊंच नीच और छुआछूत को समाज की एकता के लिए बाधक माना। राजा राममोहन राय कहते हैं कि ये जो जातिवाद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, ये सब क्या है, समाज की एकता को बाधक बना रहा है, इसको तोड़ रहा है। ये एक प्रकार से सांप्रदायिकता फैला रहा है, अर्थात ये टूट कर रहा है ये समाज में। ठीक है, उन्होंने सामाजिक असमानता का समर्थन नहीं किया है, समानता का समर्थन किया है। 5 नंबर पॉइंट आता है पश्चिमी शिक्षा का समर्थन। तो वे अंग्रेजी, विज्ञान और तार्किक विषयों के अध्ययन के पक्ष में थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना में भी योगदान दिया था। फिर निष्कर्ष क्या है इसका, तो राजा राममोहन राय का योगदान धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक जागरूकता और आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, एक प्रगतिशील समाज की नींव रखते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, फिर से बता देता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। अगर आपको लिंक मिलती है तो अच्छी बात है, वरना आप सर्च करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्त इसको देख सके और सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, उदारवादी दृष्टिकोण। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल से जुड़े थे। उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से प्राप्त की जा सकती है। फिर संवैधानिक सुधारों पर विश्वास है, तो किसी भी प्रकार की हिंसा या टकराव के पक्ष में नहीं थे ये। उनका भरोसा ब्रिटिश संसद और व्यक्तिगत सुधारों में था। तीसरा पॉइंट है शिक्षा और समाज सुधार में जोर देना। शिक्षा और समाज सुधार पर जोर देना। तो गोखले का मानना था कि जब तक भारतीय समाज में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक समझ नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता की मांग सफल नहीं होगी। चौथा पॉइंट है ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति। दोस्तों उन्होंने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह बुरा नहीं माना, बल्कि उनमें सुधार की भावना देखी। वे चाहते थे कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन मिलता रहे। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर महत्वपूर्ण कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार क्या है। तो बाल गंगाधर तिलक, पहला पॉइंट है उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तो तिलक का मानना था
कि भारत की स्वतंत्रता कोई याचना नहीं बल्कि अधिकार है। वे स्वराज को जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। जो बाल गंगाधर तिलक है वो कहते थे कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, स्वराज क्या है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष संघर्ष का समर्थन। तो तिलक संवैधानिक सुधारों के बजाय जन आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और ब्रिटिश सत्ता के विरोध जन जागरण को अधिक प्रभावी मानते थे। तीसरा पॉइंट है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करना। तो किस प्रकार से उन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजनों के माध्यम से राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया था। चौथा पॉइंट है ब्रिटिश शासन का विरोध करना। कैसे किया इन्होंने? तो तिलक का स्पष्ट मत था कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं, उन्हें भारत से बाहर निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोनों में कुछ तुलनात्मक अध्ययन है जो कि महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से? तो दोनों में कुछ अंतर भी है। गोखले शांति और सुधार के पक्षधर थे, जबकि तिलक प्रत्येक संघर्ष और जन आंदोलन के समर्थक थे। पहला पॉइंट हो गया, यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले वो शांति और सुधार के पक्षधर थे। वो मानते थे कि अंग्रेजों के हित में उनसे समझ करके सलाह करके हम सुधार कर सकते हैं शांति व्यवस्था के आधार पर। जबकि तिलक क्या कहते हैं, वो प्रत्येक संघर्ष, वे उनसे संघर्ष करना चाहते और जन आंदोलन जनता के साथ मिलकर उनके समर्थक मानते हैं। गोखले ने समाज सुधार को और शिक्षा को प्राथमिकता दी, जबकि तिलक ने राष्ट्रवाद और जनता की राजनीतिक चेतना को महत्व दिया था। तीसरा इसके अंदर अंतर है कि गोखले ब्रिटिश सहयोग से स्वतंत्र चाहते थे, जबकि तिलक ब्रिटिश शासन के पूर्ण विरोध में थे। यानी जो गोखले है वो उनके सहयोग से स्वतंत्र चाहते थे, जबकि तिलक है वो उनके खिलाफ जाकर, विरोध में जाकर उनके संघर्ष चाहते थे। फिर अगला नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण कि महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करो। दोस्तों बात करेंगे महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं विश्व के महानतम नैतिक नेताओं में से एक थे। उनके विचारों और कार्यों का मूल आधार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी के ये सिद्धांत केवल राजनीतिक हथियार नहीं थे, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का मूल तत्व थे। उन्होंने इन सिद्धांतों के माध्यम से न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि संपूर्ण मानवता को नैतिक आचरण और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। पहला आता है सत्य यानी ट्रूथ का सिद्धांत। तो क्या है गांधी जी का सत्य का सिद्धांत? गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा गॉड इज ट्रूथ, यानी महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ, यानी भगवान ही सत्य है। उससे आगे बढ़कर कहा ट्रूथ इज गॉड, यानी सत्य ही भगवान है, यानी भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान। उन्होंने एक ही सत्य में बताया। उनके लिए सत्य का अर्थ केवल तथ्यात्मक सत्य नहीं था, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक सत्य था। गांधी जी का मानना था कि सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। वे कहते थे कि जीवन में सत्य की खोज ही मनुष्य का परम उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने सत्य को व्यवहार में उतारते हुए सत्याग्रह की अवधारणा दी, जो अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण और नैतिक विरोध का उपाय माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है अहिंसा का सिद्धांत। क्या है अहिंसा का सिद्धांत? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल हिंसा नहीं करना ही नहीं है। गांधी जी क्या कहते हैं, केवल हिंसा नहीं करना वही अहिंसा नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचाने की भावना भी अहिंसा होता है। वे मानते थे कि अहिंसा केवल कार्य करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका माना जाता है। उन्होंने कहा कि अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, बल्कि वीरों का आचरण है। केवल कहते हैं कि अहिंसा ऐसा नहीं है कि आप कायर हो, आप ऐसा नहीं देते, यानी वे वीरों का आचरण भी अहिंसा होती है। फिर गांधी जी की अहिंसा में प्रेम, करुणा, क्षमा और धैर्य जैसे गुण अंतर्निहित होते हैं। उनके लिए सच्ची अहिंसा वही है जिसमें विरोधी के प्रति भी द्वेष नहीं हो, बल्कि उसे सुधारने की भावना में जागृत करती हो। फिर सत्य और अहिंसा का संबंध किस प्रकार है? तो दोस्तों गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य की खोज केवल अहिंसा के माध्यम से संभव है। उन्होंने अपने आप को आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में इन सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग किया था। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आता है गांधी जी के सिद्धांतों की विशेषताएं। तो ये सिद्धांत धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्र की सीमाओं से परे थे। इनका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना था। उन्होंने दिखाया कि बिना हथियार के भी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है। निष्कर्ष क्या इसका? तो निष्कर्ष यह है दोस्तों कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। ये न केवल एक राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में सहायक सिद्ध हुए, बल्कि आज भी व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर शांति, न्याय और नैतिकता की स्थापना के लिए
पथ प्रदर्शक हमें रास्ता दिखाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है वीडियो? आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कब दे रहे हो एग्जाम, ये कमेंट में बताइए, ताकि हमें पता चले कि लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को कमेंट जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सोमदेव सूरी के नीति विचारों की विवेचना करो। आपके सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन सब से एक एक क्वेश्चन उठाइए, ताकि आपकी परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो सोमदेव सूरी के नीति विचारों की विवेचना। दोस्तों, जैन धर्म के महान आचार्य सोमदेव सूरी एक प्रख्यात नैतिक विचारक थे। उन्होंने मानव जीवन को आदर्श नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी नीति संबंधी विचारों को विशेष रूप से नीति वाक्य मर्त नामक ग्रंथ में संकलित किया, जो नीति, धर्म और समाज के व्यवहारिक पक्षों पर आधारित थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सोमदेव सूरी के प्रमुख नीति विचार। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर धर्म एवं नैतिकता का सामंजस्य। सोमदेव सूरी के अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा पाठ न होकर मानव के आचरण को शुद्ध बनाना है। यानी सोमदेव सूरी क्या कहते हैं कि केवल धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं करना होता है, बल्कि मानव के आचरण को, अपना व्यवहार, अपना जो नजरिया है उसको शुद्ध करना है। उन्होंने जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को मूल धर्म, यानी जो जैन धर्म के जो 5 अपरिग्रह है उसको मूलभूत नैतिक गुण माना था। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यवहारिक जीवन में नीति की भूमिका बताना। तो वे मानते थे कि समाज में व्यक्ति की नीति, संयम और विवेक से जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म और नीति का पालन करने वाला व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होता है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक नैतिकता। तो राजा और शासक वर्ग को उनके नीति का पालन करने की सलाह दी। शासक को न्यायप्रिय, सत्यवादी और जनहितकारी होना चाहिए, अन्यथा राज्य में क्या आ जाती है? अराजकता फैल जाती है। दोस्तों, ये कहते हैं कि जो सूरी क्या कहते हैं कि राजा और शासक को उनकी नीति का पालन करना चाहिए, वरना उनके अंदर न्यायप्रिय, सत्यवादी, जनहितकारी होना चाहिए, वरना उनमें क्या आ जाती है? अराजकता आ जाती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता। तो किस प्रकार है? तो सोमदेव सूरी ने शिक्षा और विवेक को मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक बताया। उनके अनुसार अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक माना जाता है। 5 नंबर पॉइंट है आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण। वे आत्मानुशासन और आत्मशुद्धि पर बल देते हैं। मन, वचन और कर्म से शुद्ध जीवन जीना ही सच्ची नीति माना जाता है। फिर दोस्तों, नैतिक मूल्यों की विशेषता क्या है? तो नीति और धर्म को उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा। सामाजिक जीवन में शांति, प्रेम और सहयोग के लिए नैतिकता आवश्यक मानी जाती है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे राजनीति, समाज, धर्म, शिक्षा, उन सब में नीति के पालन पर बल दिया था। फिर सोमदेव सूरी के विचार आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि उन्होंने जीवन को आदर्श, नैतिकता और विवेक के आधार पर जीने की शिक्षा दी थी। उनका नीतिवाद व्यवहारिक, मानवतावादी और धर्म सम्मतता जो आज के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण के लिए एक मार्गदर्शक और एक हमें पथ प्रदर्शक दिलाने के लिए हमें जाना जाता है। क्योंकि आज हम इन राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे, हम उन्हें गहराई से पढ़ेंगे, ताकि उनको समझेंगे, तभी हमारे अंदर वो आचरण आएंगे, तभी हमारे अंदर वो ज्ञान प्रकाशित होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारत के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का योगदान बताइए। यानी जो भारत का निर्माण हुआ है उसके अंदर जो किस प्रकार से योजनाएं बनी है, उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका योगदान किस प्रकार है, तो हम इस प्रश्न के अंदर देखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र बनाने का सपना देखा था और उसे साकार करने के लिए जीवन परिवर्तन किया। उनके योगदान को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लोकतांत्रिक भारत की नींव रखना। तो दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी गई। किस प्रकार? तो नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूत किया। उन्होंने संविधान की भावना के अनुरूप संसद, न्यायपालिका, प्रेस और नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सेना राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करे और लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। दूसरा पॉइंट है नव जागरण और आधुनिक सोच पर प्रचार करना। तो नेहरू आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद, संकीर्णता के विरोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क आधारित सोच को बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान को भारत की उन्नति का मूल आधार माना था। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक विकास एवं योजना विकास की स्थापना करना।
तो भारत के आर्थिक विकास के लिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सरकारी नियंत्रण और निजी क्षेत्र को इस दोनों का स्थान बना रहे। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर की और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, परिवहन एवं शिक्षा क्षेत्रों का विकास प्रारंभ किया था। आपको यह भी पता होना चाहिए, जो नीति आयोग है उसकी स्थापना के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जो श्रीमान नरेंद्र मोदी है भारत के प्रधानमंत्री, वो कौन है? योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। और योजना आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो नेहरू ने भारत को औद्योगिक राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने भारी उद्योगों, इस्पात संयंत्र, बांधों, विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में नए भारत के मंदिर का, ये जो परियोजना है, चाहे बागड़ा नागर परियोजना है, चाहे आप कोई भी परियोजना की बात करें, उन सब परियोजनाओं को, नहरों को, उद्योगों को उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नए भारत के मंदिर के रूप में उन्होंने उपाधि प्रदान की थी। 5 नंबर पॉइंट है शिक्षा का विस्तार और वैज्ञानिक सोच। तो नेहरू ने IITS, IIMS और AIMS जैसे संस्थानों की स्थापना कर उच्च शिक्षा की नींव रखी थी। साथ ही उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की प्रोत्साहित किया, जिससे भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बना था। छठा पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व देना। नेहरू ने शीत युद्ध काल में भारत को किसी भी युद्ध, चाहे अमेरिका या सोवियत रूस से दूर रखकर गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया, जो आज भी भारतीय लागू कर रहा है। क्योंकि चाहे अभी वर्तमान यूक्रेन युद्ध की बात करें या उससे पहले जो भी युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे अमेरिका यूक्रेन, अमेरिका फ्रांस, चाहे कोई भी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भारत ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि भारत ने हमेशा से, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रह चुके हो, उन सब ने क्या बनाया है? गुट निरपेक्ष की नीति को बल दिया है। फिर उन्होंने युगोस्लाविया की टिटो और मिस्र के नासिर के साथ मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता का पक्ष देना। तो नेहरू ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के समान अधिकार हो। उन्होंने सांप्रदायिकता का दृढ़ता से विरोध किया, यानी धर्म के नाम पर कोई भी दंगा हो रहा है, कहाँ पे कोई लड़ाई हो रही है, उन सब का विरोध किया और धर्मनिरपेक्षता को भारत की आत्मा माना था। 8 नंबर पॉइंट क्या है कि वैदेशिक नीति में सक्रिय भूमिका निभाना। उन्होंने पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से विश्व शांति, सह अस्तित्व और सहयोग का समर्थन किया। उन्होंने उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करते हुए एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों का समर्थन किया था। फिर निष्कर्ष क्या है दोस्तों इसका कि पंडित नेहरू वे केवल भारत के राजनेता नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के स्थापत्यकार भी माने जाते हैं। उन्होंने भारत को एक संगठित, वैज्ञानिक, समतामूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया। उनका सपना था कि भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना जो विश्व में ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और मानवता का उदाहरण बने। उनके कार्य आज भी भारत की प्रगति की आधारशिला बने हुए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आगे आने वाले पेपर और भी आपको इस प्रकार से वीडियो के अंदर मिले, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, भाई बंधु सभी इसको देख सकें। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 8 नंबर, उसका क्वेश्चन है कि मानवेंद्र नाथ रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MN रॉय, तो MN रॉय भारतीय क्रांतिकारी, विचारक और मानवतावादी चिंतक थे। उन्होंने साम्यवाद, राष्ट्रवाद और धार्मिकता पर जाकर रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी उग्र मानवतावाद का प्रतिपादन किया, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक और नैतिकता पर आधारित था। ये विचारधारा मानव को इन सभी सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक संरचनाओं का केंद्र मानती है। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म के प्रमुख तत्व क्या है? तो सबसे पहला आता है मानव की प्रधानता। राय का मानना है कि समाज की संरचना का केंद्र बिंदु व्यक्ति होना चाहिए, न कि राज्य, धर्म या राष्ट्र। दूसरा पॉइंट है तर्क और विवेक। तो उन्होंने वैज्ञानिक सोच, तर्क और विवेक को जीवन के निर्णयों का आधार माना। तीसरा पॉइंट है नैतिकता का आधार देना। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म में नैतिकता धर्म पर आधारित नहीं होकर मानव अनुभव और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र से आगे। तो राय केवल राजनीतिक लोकतंत्र को मर्यादा पर्याप्त नहीं मानते थे, बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र की वकालत करते थे। 5 नंबर पॉइंट क्या है? क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम शिक्षा। तो राय का मानना था कि व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन लाकर ही समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर जो आलोचनात्मक मूल्यांकन इसका पहला सकारात्मक पक्ष, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देना, धर्म नैतिकता का समर्थन करना, साम्यवाद की सीमाओं को उजागर करना
और शिक्षा और जागरूकता का महत्व बताना, ये सब आलोचना के अंदर आता है। फिर नकारात्मक या आलोचनात्मक क्या है, तो जन आधार की जमी होना, अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण होना, फिर राजनीतिक अस्पष्टता, यानी उन्होंने संसदीय राजनीति को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उनका कोई व्यापारिक खाका भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। चौथा पॉइंट है धर्म की भूमिका की उपेक्षा। तो भारत जैसे गहराई से धार्मिक समाज में धर्म की सामाजिक भूमिका को नकारना यथार्थ से दूर माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की विशेषता लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में प्रारंभ किया गया संपूर्ण क्रांति आंदोलन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की मांग करता एक व्यापक जन आंदोलन था। इसकी प्रमुख विशेषताएं, तो पहला पॉइंट है समग्र परिवर्तन की मांग करना। दोस्तों, ये आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था के संपूर्ण बदलाव के लिए था। राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, सभी क्षेत्रों में सुधार की मांग करना इसका आंदोलन था। दूसरा है अहिंसक आंदोलन, यानी ये आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी तरीकों पर आधारित था। जयप्रकाश नारायण ने सत्याग्रह, शांतिगृह प्रदर्शन और जन जागृति पर बल दिया था। तीसरा पॉइंट है युवाओं की भागीदारी। तो इस आंदोलन में बिहार और अन्य राज्यों के छात्रों और युवाओं की बड़ी भागीदारी थी। छात्रों की शक्ति और ऊर्जा को एक नई शिक्षा देना, दिशा देना इसका प्रयास माना जाता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध। तो आंदोलन का एक उद्देश्य ये था कि सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और शासन के दमनकारी तरीकों के खिलाफ विरोध करना। 5 नंबर पॉइंट है लोकनायक की भूमिका। तो जयप्रकाश नारायण एक लोकनायक की भूमिका के अंदर है। तो जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन के कारण लोकनायक भी कहा जाने लगा। उन्होंने व्यक्तिगत सत्ता की बजाय जनहित को सर्वोपरि रखा। 6 नंबर पॉइंट क्या है, आपातकाल की पृष्ठभूमि। दोस्तों, आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया गया। इसके भारत के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ उत्पन्न हुआ। 7 नंबर है कि लोकतांत्रिक चेतना का विकास होना। इस आंदोलन ने आम जनता में जनता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के प्रति सजगता पैदा की थी। 8 नंबर क्या है, नई राजनीतिक धारा की शुरुआत करना। आंदोलन के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसने 1977 में केंद्र की सत्ता प्राप्त की थी। इस प्रकार ये आंदोलन स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के गठन में सहायक बना था। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय व संविधान निर्माण के योगदान को स्पष्ट करो। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत के समाज को एक समानता और न्याय आधारित दिशा प्रदान की थी। नीचे उसके कुछ योगदान है जो बताए गए। पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान। तो दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उनका जीवन व कार्य शोषित, वंचित और दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान को, यानी उनको उभारने के लिए माना जाता है, समर्थित होता है। फिर अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष, यानी अस्पृश्यता किसको कहते हैं, छुआछूत को। तो डॉक्टर अम्बेडकर छुआछूत के विरोधी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और उनके विरुद्ध अनेक आंदोलन चलाए। जैसे 1927 में महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग का अधिकार दिलाया। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से उन्होंने धार्मिक समानता की मांग की। फिर और दूसरा है कि समान अधिकारों की मांग करना। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की ताकि दलितों को शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिल सके। उन्होंने दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप आरक्षण की नींव पड़ी जाती है। फिर गे पॉइंट है शिक्षा का महत्व किस प्रकार है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार माना। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, उनका प्रमुख नारा था। उन्होंने दलित वर्ग को शिक्षित करने के लिए स्कूलों, छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की वकालत मानी जाती है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, तो हिंदू धर्म में समानता से दुखी होकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और लाखों अनुयायियों के साथ धर्मांतरण कर लिया था। फिर दोस्तों, संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान किस प्रकार है। तो संविधान सभा में प्रमुख भूमिका। डॉक्टर अम्बेडकर को 1947 में संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। तो अगला पॉइंट है समानता और न्याय का सिद्धांत। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार
राइट्स टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से 18 को प्रमुखता दी थी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में अवसर सुनिश्चित उपलब्ध करवाए थे। फिर अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल कर नागरिकों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। उनका जोर था कि संविधान की सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करे। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक लोकतंत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय आधारित रूप दिया था ताकि सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल भारत के संविधान निर्माता थे बल्कि वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भी माने जाते हैं। उन्होंने भारत को जातिवाद, असमानता और अन्याय से मुक्त कराने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार आज भी सामाजिक समरसता और न्याय के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उनका योगदान अमूल्य और युगांतकारी हमें माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय स्वतंत्र संग्राम के एक प्रमुख नेता, चिंतक और समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उनका समाजवाद भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं, राजनीतिक समानता और आर्थिक विचारों के न्याय के आधारित था। वे पाश्चात्य समाजवाद की नकल करने के बजाय भारत के लिए एक स्वदेशी समाजवादी मॉडल की वकालत करते हैं। पहला पॉइंट आता है समानता का सिद्धांत। उन्होंने समानता का सिद्धांत कैसे दिया। लोहिया का मानना था कि समाज में 4 प्रकार की असमानताएं सबसे बड़ी समस्या है। जाति आधारित असमानता, लिंग असमानता, आर्थिक असमानता और भाषा आधारित असमानता। वे इन असमानताओं को समाप्त कर एक समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है चौखंबा राज्य की अवधारणा कैसी है। तो लोहिया ने शासन व्यवस्था को विकेंद्रित करने के लिए चौखंबा राज्य की कल्पना की, जिसमें शासन के 4 स्तर थे, ग्राम, जिला, प्रांत और केंद्र। इसने सत्ता का विकेंद्रीकरण और जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित होती है। फिर 3 नंबर पॉइंट है जाति व्यवस्था और पिछड़ों का सशक्तिकरण। तो उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की वकालत की। उनका नारा था कि पिछड़े पाँव 100 में 60 अर्थात सामाजिक व आर्थिक संसाधनों में 60% भागीदारी पिछड़ों को मिले। इसी आधार पर उन्होंने ये कहावत कही थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष। तो लोहिया ने देश के भीतर अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को समाजवाद के खिलाफ माना और कहा कि सच्चा समाजवाद तब तक संभव नहीं तब तक इस आर्थिक गैर बराबरी को खत्म न किया जा सके। फिर 5 नंबर पॉइंट है सत्याग्रह और अहिंसा। तो गांधीवादी अहिंसा से प्रेरित होकर लोहिया ने अहिंसक तरीकों से सामाजिक क्रांति लाने की बात की। वे जन आंदोलन, शिविर, नाफरमानी और प्रतिरोध के जरिए समाज में बदलाव चाहते थे। निष्कर्ष क्या है इसका कि राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारक भारतीय संदर्भों से गहरे जुड़े हुए थे। उनका समाजवाद केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक संरचना को बदलने का एक व्यापक दृष्टिकोण था। वे आज भी सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा बने हुए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्लास आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट हिस्ट्री का या कोई भी आपके लिए वीडियो, हिंदी साहित्य, सबके आपके वीडियो यहाँ से उपलब्ध होंगे। जियोग्राफी आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी दोस्तों तक ये क्रांति पहुँच सके, आपको फ्री में ये सेवा उपलब्ध हो सके। आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मिशन गवर्नमेंट टीचर SP। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जियाउद्दीन बर्नी के इतिहास लेखन का मूल्यांकन करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास को मूल्यांकन किस प्रकार किया। तो जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के काल का एक प्रमुख इतिहासकार था। वे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबारी लेखक रहे। उनके ऐतिहासिक लेखन की सबसे प्रसिद्ध रचना तारीख फिरोज शाही है। इस लेखन में उन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक घटनाओं का वर्णन किया। बर्नी के इतिहास लेखन की विशेषताएं। तो दरबारी दृष्टिकोण। बर्नी ने अपना इतिहास लेखन मुख्यतः शाही दरबार और शासकों के दृष्टिकोण से किया। ये सुल्तानों के फैसलों को इस्लामी सिद्धांतों की कसौटी पर करते हैं। दूसरा है धार्मिक पक्षपात। तो बर्नी ने अपने इतिहास में हिंदू और गैर मुस्लिमों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया। वह इस बात का समर्थन करता था कि सुल्तानों को इस्लामी कानून, शरीयत के अनुसार शासन चलाना चाहिए। इस कारण से उनकी लेखनी पक्षपाती मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक सलाहकार। तो उसने अपने इतिहास लेखन में शासकों को धर्मसिद्ध शासन की सलाह दी। उनका इतिहास
केवल घटनाओं का विवरण नहीं बल्कि इस प्रकार का राजनीतिक मार्गदर्शन भी माना जाता है। वर्णनात्मक शैली यानी विश्लेषण करना, घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया बल्कि कारण और प्रभावी माना जाता है। समय की घटना का सजीव चित्रण, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासकों के शासनकाल की प्रशासन नीतियों, युद्धों और धार्मिक आंदोलन का विस्तार से वर्णन माना जाता है। फिर इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे, तो पक्षपात दृष्टिकोण, बर्नी का लेखन अत्यधिक धार्मिक पक्षपात से युक्त है, जिससे इतिहास की वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है। हिंदू धर्म विरोधी है ये, कैसे, तो उसने हिंदुओं के प्रति द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जो आधुनिक इतिहास लेखन के मानकों के विपरीत माना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी के हिंदू धर्म के विरोधी दृष्टिकोण आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो सामाजिक विषयों की उपेक्षा उसने आम जनता, किसानों और महिलाओं के जीवन की चर्चा बहुत कम की है। राजनीतिक घटनाओं को प्राथमिकता दी है, जैसे बर्नी का इतिहास प्रमुख थे, राजनीतिक घटनाओं शासकों के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है। निष्कर्ष, तो जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था जिसकी रचना तारीख फिरोजशाही तत्कालिक राजनीतिक और धार्मिक परिवेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि उसकी लेखनी पक्षपाती और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित है, फिर भी वह दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अध्ययन में एक अमूल्य स्रोत सिद्ध होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ज्योतिबा फुले का स्त्री शिक्षा हेतु योगदान विस्तार पूर्व समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले का। तो ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 भारतीय समाज सुधारक, विचारक और शिक्षाविद थे। उन्होंने स्त्रियों और दलितों की शिक्षा को अपने समाज सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मुख्य आधार बनाया। उस समय जब भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा को आवश्यक और अपवित्र माना जाता था, तो फुले ने साहित्यिक कदम उठाकर स्त्री शिक्षा की नींव रखी। उनका योगदान निम्न बिंदुओं से विस्तार देखा जा सकता है। पहला पॉइंट है स्त्री शिक्षा के महत्व को पहचाना। तो ज्योतिबा फुले ने यह समझा कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना संपूर्ण सामाजिक उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह केवल शिक्षा होता है, लेकिन यदि वह स्त्री शिक्षित होती है वह पूरा परिवार शिक्षित होता है। दूसरा पॉइंट है पहला बालिका विद्यालय। सन 1848 में पुणे के भिडेवाला में फुले ने भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। यह उस समय का क्रांतिकारी कदम था क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा समाज में वर्धित मानी जाती थी। तीसरा पॉइंट क्या है, सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका बनाना। तो स्त्री शिक्षा की शुरुआत हेतु उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को बढ़ाया और उन्होंने प्रशिक्षित किया, जो बाद में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने खुद लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। फिर चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक विरोध का सामना करना। फुले दंपति को समाज से कड़े विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें गालियां दी गई, उन पर गोबर और कीचड़ फेंका गया, लेकिन वे डटे रहे और अपने कार्य को जारी रखा। ये उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर 5 नंबर पॉइंट क्या है, दलित एवं विधवा महिलाओं की शिक्षा देना। फुले केवल उच्च जाति की स्त्रियों को नहीं बल्कि दलित, शूद्र, विधवा स्त्रियों उनको भी शिक्षा के पक्षधर माने जाते हैं। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह खोला और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए संस्थान स्थापित किए थे। फिर नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना करना। छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई, किसने की थी, इसका क्या उद्देश्य था। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य जातिवाद, अंधविश्वास और स्त्री विरोधी मानसिकता का विरोधी करना था। इस समाज के माध्यम से उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने का कार्य किया। 7 नंबर पॉइंट क्या है, शिक्षा से आत्मनिर्भरता बनाना। फुले का मानना था कि शिक्षा स्त्रियों को आत्मनिर्भर और आत्मसामान्य बनाती है। उन्होंने स्त्री शिक्षा को सामाजिक सुधार की कुंजी माना। निष्कर्ष है कि ज्योतिबा फुले भी शिक्षा के पहले सशक्त योद्धा थे। उन्होंने न केवल सिद्धांतों की बात की बल्कि अपने जीवन में उसे व्यवहार में लाकर दिखाया। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। स्त्री शिक्षा में उनके योगदान के कारण उन्हें महिला शिक्षा के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद घोष के मिलिट्रेड राष्ट्रवाद पर विचार लिखिए। ये सारे जो जितने क्वेश्चन कराए उन सब से आपका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस कवर हो जाता है। इसीलिए बोलता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया 1-2 बार तो आपका पूरा पेपर अच्छे से आपके लिए यहाँ से आएगा और एक प्रश्न आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे और अच्छे से आप लिख कर भी आओगे। अरविंद घोष
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध प्रमुख विचारक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जोड़ा। उनका राष्ट्रवाद मिलिट्रेट राष्ट्रवाद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। फिर अरविंद घोष के मिलिट्रेट राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं, तो सशस्त्र क्रांति का समर्थन करना। अरविंद घोष ने मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसात्मक क्रांति को आवश्यक माना। उनका मत था कि यदि अंग्रेज अहिंसक आंदोलन से नहीं हटते तो उन्हें बलपूर्वक हटाना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? राजनीति और अध्यात्म का समन्वय करना। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीति नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। वे भारत को एक जीवंत देवी भारत माता के रूप में देखते हैं और राष्ट्र सेवा का योग मार्ग मानते हैं। फिर 3 नंबर पॉइंट क्या है? क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ा होना। उन्होंने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संगठनों को समर्थन किया। उनके लेखन से युवा वर्ग में जोश और विद्रोह की भावना जागृत हुई। 4 नंबर है वंदे मातरम का समर्थन करना। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय मंत्र की तरह प्रयोग किया और राष्ट्रभक्ति को धर्म के स्तर पर पहुंचाया माना जाता है। फिर निष्कर्ष क्या इसका कि अरविंद घोष का मिलिट्रेट राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक ऊर्जावान और जागरूक दिशा प्रदान करना माना जाता है। यदि भी वे बाद में आध्यात्मिक और अग्रसर हुए, लेकिन उनका आरंभिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारत के युवाओं को प्रेरित करना माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति का सिद्धांत क्या था, बताइए। ये छोटे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है या लघुतरात्मक क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति थी। क्या थी? जाति व्यवस्था के किस प्रकार से? तो लोहिया जी ने जातिवाद को भारतीय समाज की सबसे कड़ी बुराई माना। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त किया, समता आधारित समाज की स्थापना की बात कही थी। दूसरा पॉइंट है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्रांति करना। तो विश्व भर स्तर पर रंग भेद और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हर प्रकार के इंसान को समान मानने की वकालत की, चाहे उनका रंग या नस्ल कुछ भी हो, चाहे काला हो, सफेद हो या नस्ल चाहे किसी प्रकार की हो, उन्होंने सबको समान मानने की वकालत की थी। तीसरा पॉइंट है पुरुषवादी सोच और स्त्री शोषण के खिलाफ क्रांति करना। स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव, हिंसा और असमान व्यवहार को समाप्त करने की मांग उन्होंने की थी। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत का समर्थन भी उनके द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करना। पूंजीवाद के खिलाफ किस प्रकार क्रांति की? उन्होंने आर्थिक असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। गरीबों और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा हेतु समाजवाद को अपनाने की बात भी उनके द्वारा बताई गई थी। 5 नंबर पॉइंट है राजनीतिक और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांति करना। साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। सभी देशों की स्वतंत्रता और बराबरी के अधिकार की बात भी उनके द्वारा बताई गई थी दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट आता है कि अस्थि शस्त्र परमाणु के खिलाफ क्रांति। तो ये क्या करते हैं? परमाणु के खिलाफ क्रांति करते हैं। लोहिया जी ने युद्ध, हिंसा और हथियारों की होड़ का विरोध किया है। लोहिया जी क्या कहते हैं कि युद्ध एक गलत चीज है, उसका हमें विरोध करना चाहिए, बल्कि जो ये हिंसा है, चाहे कोई भी औद्योगिक क्रांति आज आ रही है, उन सब हथियारों की होड़ का विरोध किया है। क्योंकि आज चाहे दूसरे देश की होड़ करेंगे कि उसके पास इतने हथियार हैं, उसके पास इतने बम हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने शांति और अहिंसा की नीति को विश्व स्तर पर अपनाने का आग्रह किया था। 7 नंबर पॉइंट क्या है? अन्याय और विषमता के खिलाफ व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण की क्रांति करना। यानी व्यक्तियों को अपने सोच व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। समाज में समता और नैतिक और न्याय मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता मानी जाती है। फिर दोस्तों सभी अपने दोस्तों तक वीडियो भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक आती रहे। चाहे आप हिस्ट्री का पेपर ले लीजिए, जियोग्राफी या मान लो इतिहास, सब आपके लिए आपको महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए उपलब्ध होंगे। हिंदी साहित्य, आज हमने इस वीडियो के अंदर कौन कौन से प्रश्न की बात की है, चाहे मनु के सामाजिक राजनीतिक विचार हो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो, या राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचार हो, या गोपाल कृष्ण ने, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा सिद्धांत, आधुनिक भारत के निर्माण में सब प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय,
B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जियाउद्दीन बर्नी, सबके हमने विचारक राजनीति थे, उन सबके प्रश्नों की चर्चा की, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जो विचारक हैं उन सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन सबके ये प्रश्न बनाया, वीडियो बनाया, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक रहने वाला है। जिसको भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए या मान लो उसके लिए सब्सक्राइब करें, और जिसको PDF चाहिए ये नाम दे रखा है और नंबर दे रखा है, आप इस पर मैसेज करोगे व्हाट्सएप या मान लो आप टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर SP सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके लिए अच्छी हेल्प हो सके।